मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। आज का नया टॉपिक है अभिकेंद्री बल। क्या होता है अभिकेंद्री बल, ये देखेंगे। अभिकेंद्री बल नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं इस नाम को डिवाइड करूं, अभिकेंद्री बल का मतलब क्या हो गया? अभि यानी अंदर की ओर, केंद्र यानी केंद्र की तरफ, बल यानी बल हो गया फोर्स, यानी केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा क्या है, आपके पास एक सर्किल है, यहां हो गया इसका सेंटर यानी केंद्र, इसके अंदर की तरफ क्या लगेगा? एक बल लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इसका काम क्या होता है अभिकेंद्रीय बल का? कि ये जो कोई कण या तत्व है, या बोल सकते हैं कण की वर्तीय गति को, यानी कण होगा जो यहां से वर्तीय गति करता रहेगा, ठीक है। ये कोई कण है जो क्या कर रहा है? वर्तीय गति कर रहा है। यानी कण की वर्तीय गति को बनाए रखने के लिए, इस वर्तीय गति को बनाए रखने के लिए वर्त के केंद्र की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है जिसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। लैंग्वेज में लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो, कण की वर्तीय गति कण की वर्तीय गति को बनाए रखने के लिए, केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में समझ में आ गया कि क्या होता है। अब अगर मैं बोलूं कि और क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की आवाज जो वर्तीय गति को बनाए रखने के लिए क्या होता है? एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वर्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले जो बल होता है उसी को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या लिखोगे? इस प्रकार वर्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अभिकेंद्रीय बल। अब अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें, कि कोई एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना कि अभिकेंद्रीय बल होगा क्या। तो देखो, कोई पत्थर लिया होगा आपने बचपन में, पत्थर को क्या एक डोरी से बांधते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। पत्थर को घुमाएंगे तो डोरी के अंदर क्या होता है? एक बल F लगाना पड़ता है, ठीक है। यानी डोरी को ऐसे पत्थर को बांधकर डोरी के चारों तरफ घुमाएंगे तो डोरी के अंदर की तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा, F लगाना पड़ता है। और ये बल किस लिए लगाना पड़ता है? ताकि जो डोरी है ना उसमें तनाव उत्पन्न कर दे, यानी जो है ना ऐसा घूमता रहे, वो जो पत्थर होगा वो पूरे तनाव यानी पूरी दूरी लेता हुआ घूमता रहेगा। तो इस प्रकार क्या होता है? जो पत्थर के टुकड़े को वर्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल क्या बोलोगे? कि कोई भी पत्थर है
उसको जब हम रस्सी से बांधेंगे, आपने देखा होगा बचपन में हम क्या पतंगे लूटते थे या कुछ और गेम खेलते थे ऐसा, तो उस पत्थर को बांधकर जो ये चारों तरफ घुमाते हैं ना, तो वो पत्थर क्या है, समान डिस्टेंस में चारों तरफ आता जाता रहता है ना, यानी वो तनाव होता है, तनाव उत्पन्न करता है। वो तनाव किसके कारण होता है, इसी अभिकेंद्री बल के कारण होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, Fc बराबर mv²/r। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आगे देखेंगे। आगे देखो क्या आता है, अब आता है घर्षण। ये क्या चीज होता है, तो घर्षण क्या होता है, ठोस सतहों, ध्रुव परतों और एक दूसरे के विपरीत फिसलने वाले भौतिक तत्वों के सापेक्ष गति का विरोध करने वाला क्या होता है, बल होता है। घर्षण का क्या मतलब हुआ कि कोई भी घर्षण ठोस सतह है या ध्रुव परत है या एक दूसरे के विपरीत क्या है, फिसलने वाले कोई भौतिक तत्व है, उनके सापेक्ष जो गति है उसका क्या करता है, विरोध करता है। मैं लिख देता हूं, इसको कैसे लिखेंगे भाषा में। घर्षण ठोस सतह हो, घर्षण ठोस सतह हो, ध्रुव परतों और एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के विपरीत फिसलने वाले, ठीक है, ध्रुव सतह हो, ठोस सतह हो, ध्रुव परत हो, एक दूसरे के विपरीत फिसलने वाले भौतिक तत्व है, फिसलने वाले भौतिक तत्वों के विरोध में, भौतिक तत्वों के सापेक्ष गति का जो विरोध करता है, गति का विरोध करने वाला बल, सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज गतिमान है, ठीक है, जैसे कोई चीज गतिमान है तो उसमें क्या होगा, एक रोकने के लिए, जैसे हमने देखा होगा कि अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो हम चलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, फिसल जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, बर्फ़ होता है, बर्फ़ में क्या होता है, घर्षण हम ज़्यादा होता है, और आपने देखा होगा कि बर्फ़ अगर हम चलते हैं, हम या गाड़ी भी मान लो चलाएंगे तो वो क्या फिसलेगी। वो फिसलन किसके कारण होती है, घर्षण के कारण होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण देखेंगे अभी। घर्षण का बल क्या होता है, एक सतह पर पिंड के द्रव्यमान, घर्षण का जो बल होगा एक सतह पर किस किस के बीच में, पिंड के द्रव्यमान और उनके बीच संपर्क में आने वाली सतहों के खुरदरापन और घर्षण की क्या होगी, प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। आई बात समझ में। अगर इसका मुझे कारण लिखना पड़े तो कारण क्या लिखोगे कि भाई घर्षण किस कारण होता है, तो क्या होता है, घर्षण का बल एक सतह पर किसी के द्रव्यमान और उनके बीच संपर्क वाली सतहों की खुरदरापन और घर्षण की प्रभावशीलता पर क्या करता है, निर्भर करता है, जो खुरदरापन और द्रव्यमान के साथ, वृद्धि के साथ क्या करता है, बढ़ता है। जैसे जैसे खुरदरापन बढ़ेगा या द्रव्यमान बढ़ेगा, घर्षण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ होती है वो देखते हैं। अब आपके सामने आता है कि घर्षण का कुछ लाभ या कुछ हानि भी होगी, तो इसका लाभ क्या होती है और हानि क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, इसका क्या क्या होगा।
प्रॉफिट में देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए क्या होता है कि घर्षण बहुत ही आवश्यक गति है, ठीक है। अगर किसी वस्तु के बीच में घर्षण नहीं होगा तो ना तो वो वस्तु क्या करेगी, चलेगी, और अगर चल रही है तो वो रुकेगी नहीं। यानी कोई कंटिन्यू चल रही है तो उसमें जो रुकावट पैदा करेंगे, उसको जो रोकेंगे, रोकने को क्या बोलते हैं, रुकावट पैदा करना, वो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के बीच में घर्षण ना हो तो वो वस्तु कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। अगर इसके कुछ लाभ है तो कुछ इसमें क्या होगी, लॉस भी होगा, हानि भी होगी, कमी भी होगी। तो इसकी कमी क्या होती है, देखो घर्षण बल से क्या होगा, मशीनरी होती है ना, उनके जो पार्ट्स होते हैं उसमें गर्मी पैदा हो जाती है, ठीक है। उस घर्षण के कारण जो पैदा हुई गर्मी है वो क्या करेगी, जो वो पार्ट्स हैं उनको क्या नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नुकसान क्या हो गया, जैसे भी किसी वस्तु मशीनरी के आदि के बीच में क्या करना, अगर घर्षण है तो वो मशीनरी के पुर्जे को क्या कर देगी, खराब कर देगी, वो इसका कमी हो गई। लाभ क्या हो गया, कोई चीज़ चल रही है उसको रोकने के लिए या उसमें रुकावट पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको घर्षण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद क्या आता है, ये था आपका अभिकेंद्री बल और घर्षण बल, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने जाना। अब आगे हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। हेडिंग डालो गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, देखो गुरुत्वाकर्षण मेन क्या होता है, कोई विभिन्न द्रव्यमान के या कोई वस्तु है, ठीक है, उनको एक दूसरे की तरफ जो आकर्षित करता है ना, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि चुंबक क्या करती है, चुंबक को आकर्षित करती है, या फिर ये मान लो कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, उसको क्या नीचे एक ऊंचाई पर जाने के बाद उसको क्या है, वापस नीचे खींचा जाता है, वो किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो लिख लो गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होते हैं, अब अपने ब्रह्मांड में क्या देखते हैं, तारे देखते हैं या अन्य ग्रह देखते हैं, उनके ढांचों का निर्माण भी किसके कारण हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ब्रह्मांड में मौजूद मूल गैस या पदार्थ मूल गैस या पदार्थ, जैसे कि क्या हो गए, तारे है या और है, गैस या पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ग्रह या
अन्य तारों के ढांचों का निर्माण हुआ है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े अन्य भी ब्रह्मांड होंगे, वो सब किसके कारण बने हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण बने हैं। और देखो, अब बात आती है कि इसकी सीमा कहाँ तक होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो फोर्स है, वो कहाँ तक काम करता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है ना, इसका जो बल होगा वो अनंत दूरी तक काम करता है। ठीक है, यानी कहीं भी जाओ आपको गुरुत्वाकर्षण बल कुछ न कुछ क्या होगा, उस पर लगेगा। लेकिन ये भी बोलते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं इसकी सीमा अनंत तक होती है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या चीज होता है, आगे आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको क्या बोलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये क्या बोलता है, इस नियम के बारे में हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। ये बोलता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल, कोई भी दो पिंड होंगे उनके बीच क्या होगा, कोई ना कोई कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर मान लो कि पहला बल है, कोई भी पिंड मान लो, पिंड फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, कोई पिंड है सेकंड। ठीक है, इन दोनों पिंड के बीच क्या करेगा, एक आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। इससे आकर्षण बल के कारण होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला अपने देखेंगे। क्या होता है फिर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने देखा कि दो पिंड है, दो पिंडों के बीच क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। या हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की, इनका जो मास होगा ना, उनके तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और इनके जो बीच की दूरी होगी r, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण या कार्य करने वाले आकर्षण बल, कार्य करने वाले आकर्षण बल के
द्रव्यमानों यानी इनके बीच क्या लग रहा था, जो द्रव्यमान लग रहा था ना, उनके गुणनफल के, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, सॉरी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया बात समझ में? यानी हम बोल सकते हैं कि F बराबर आपका क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या हम अपने बोल सकते हैं यहाँ दोनों पिंड बीच की दूरी के वर्ग के, R स्क्वायर आ रहा है ना, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका हो गया फॉर्मूला जो याद रखना है। F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बट्टे R स्क्वायर, जहाँ R क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी, m1 और m2 क्या हो जाएगा, दो पिंडों के मध्य लगने वाले दोनों पिंडों के द्रव्यमान हो जाएगा। G का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक होता है, जिसका मान क्या होता है 6.67 × 10 की पावर -11। F क्या हो गया, फोर्स का फोर्स हो गया। यानी अपने बोल सकते हैं G बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक, इसका मान कितना होगा 6.67 × 10 की पावर -11। कितना हो जाएगा 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन पर केजी स्क्वायर। ठीक है, G का मान ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बोलूं F का मान फोर्स हो गया, m1 और m2 क्या हो जाएगा, m1 व m2 दो पिंडों के क्या हो जाएंगे, ये द्रव्यमान हो जाएंगे, दोनों पिंडों के मास यानी द्रव्यमान। उसके बाद आता है R, R क्या हो जाएगा, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखो आगे क्या लिखना है आपको। अब लिखो G के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होगा। यानी कहां पर G का मान मैक्सिमम होता है, कहां पर G का मान मिनिमम होता है, कहां पर G का मान घटता है, कहां बढ़ता है और कहां जीरो होता है, ये सब चीज देखेंगे। यानी मैं लिख सकता हूं G के मान में परिवर्तन, हेडिंग डाल देना, G के मान में परिवर्तन। ठीक है, पहला टॉपिक देखो क्या है इसका। एक चीज बोलते हैं कि पृथ्वी के सतह पर अगर मैं खड़ा हूं, जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा या जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, G का मान क्या होगा, घटता जाएगा ना। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों कंडीशन में G का मान क्या हो जाएगा, घटता रहता है। पृथ्वी के सतह से पहला क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है, घटता है यानी कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो कि सबसे ज्यादा कहाँ होगा। जो हम बोलते हैं कि G का मान सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो बोलते हैं जो पृथ्वी के पोल होते हैं ना, ध्रुव, उस पर इसका मान क्या होता है, हमेशा महत्तम यानी सर्वाधिक होता है। G का मान पृथ्वी के पोल यानी ध्रुव पर
महत्तम होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो कि न्यूनतम कहाँ होगा, तो मानते हैं कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम। अगर पूछे सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पोल पर होता है, ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। चौथा पॉइंट देखो क्या दे रखा है इसमें कि अगर जैसे जैसे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना वो चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे जी का मान क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो क्या हो जाएगा इसका। ठीक है। यानी घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, घूर्णन गति को मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो जी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इन पांचवा क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। किस टाइप में पूछते हैं कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होता है, पोल पर होता है। ये पूछ ले कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो जी का मान कम, और घटाएंगे तो जी का मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब एक नोट डाल के लिख लेना कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से यदि पृथ्वी अपनी जो अभी से जो चाल चल रही है, जिस पर 17 गुणी अधिक चाल से घूमने लगे, यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुणे अधिक चाल से घूमने लगे या चलने लगे तो क्या हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि अगर पृथ्वी की जो कोणीय चाल है उसको कितना बढ़ा दें कि जो वस्तु भूमध्य रेखा पर वस्तु रखी है उसका भार क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो याद रखना 17 गुना बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हेडिंग डालो पलायन वेग। ये क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है। पलायन के नाम से पता चल रहा है क्या होगा, पलायन वेग नाम से आपको क्या पता चल रहा है
कि एक ऐसा वेग, पलायन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं पुराने टाइम में कि लोग क्या है, जो भी चाहे भूखमरी हो या जो भी कुछ आता है उसमें क्या करता है कि एक दूसरे से पलायन कर जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। यानी उस पलायन का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो पलायन वेग का क्या मतलब होगा कि एक ऐसा वेग जिस वेग से अगर मैं कोई वस्तु को कहाँ फेंकूं, ऊपर आसमान में फेंकूं, ऐसा वेग जिस वेग से मैं कोई वस्तु को कहाँ फेंकूं, आसमान में फेंकूं, तो उस निश्चित वेग से फेंकने पर क्या होती है, वो वस्तु कभी नीचे नहीं आएगी, यानी वो ऊपर ही रह जाएगी, ऊपर ही चली जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना लैंग्वेज में, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह वस्तु कभी नीचे नहीं आती, कभी नीचे नहीं आती। मतलब क्या होता है, वो वस्तु वहां से क्या कर जाएगी, पलायन कर जाएगी, यानी गुरुत्व क्षेत्र को, अर्थात क्या बोल सकते हैं, वह वस्तु गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगी, क्षेत्र को पार कर जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। इसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता क्या है। यानी अगर पृथ्वी से कोई वस्तु हमें ऊपर की ओर फेंकनी है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करना है, तो वो वेग होता कितना है, तो उस वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। इस वेग से ज्यादा या इस वेग पर अगर कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु क्या होगी, कभी भी नीचे नहीं आएगी, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी वो वस्तु। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपके आगे आता है उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होता है। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होता है, तो ये होता है v0 बराबर GRE। v0 बराबर रूट में क्या हो जाएगा, GRE हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला यानी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा आता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या हो जाएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना हो जाएगा, VE बराबर VG या V0 मान सकते हो 2GRE, 2GRE, ये हो गया इसका मान। ठीक है, अब देखो यहां पर GRE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V0 लिख सकता हूं ना। ये होगी इक्वेशन 2, यानी मैं बोल सकता हूं
कि इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन पहली व सेकंड से क्या हो जाएगा, VE बराबर हो जाएगा तो V0। ये हो गया इसका मान। किसका मान हो गया ये, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग आपको पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखोगे, √2V0। ठीक है, अब आगे चलो क्या होता है, यानी प्लाइन वेग कक्षीय वेग का कितना हो जाएगा, √2 गुणा हो जाएगा। प्लाइन वेग कौन सा हो गया, ये वाला VE। ठीक है, V0 को क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। तो लैंग्वेज में मैं पूछूं या बताना चाहूं तो क्या बता सकता हूं कि प्लाइन वेग कक्षीय वेग का √2 गुणा होता है। इतनी बात आई समझ में। आगे देखो, अब आता है दाब। दाब क्या होता है, दाब होता क्या है वो देखेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले फोर्स को, यानी लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बल को दाब कहते हैं। आपको पूछ ले कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो दाब यानी प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, F/A को क्या बोलेंगे हम, प्रेशर बोल देंगे, यानी दाब बोल देंगे। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बल हो गया, ये क्या हो गया, पृष्ठ के लंबवत बल हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। ठीक है, ये हो गया आपका दाब।